अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 17 जमादी सानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकवा और परहेजगारी इख्तियार करो, सबसे ज्यादा इबादत गुजार हो जाओगे। और अब सुर्खियां। तीनों अजला में अक्सरियत न रखने के बावजूद तेलुगुदेशम का इलेक्शन लड़ना बास शर्म। जगन मोहन रेड्डी का एमएलसी इलेक्शन पर रद्द-ए-अमल। पुराने शहर की तरक्की के लिए 5000 करोड़ मुख्तस करने की मांग। तेलंगाना असेंबली में अकबर अवैसी की तकरीर। पाकिस्तान में फंसी लड़की को हैदराबाद लाने का अमल हुआ शुरू। एमबीटी की नुमाइंदगी पर सुषमा स्वराज ने सिफारती हुकाम से किया कामयाब राब्ता। दरगाह हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन के सज्जादा नशीन का पाकिस्तान में पता नहीं लगा। कराची पुलिस सुराग लगाने में हुई नाकाम। और अब तफसील। मजालिस मुकामी के जुमरे में एमएलसी कोटा के लिए नेल्लूर, कड़पा और कन्नूल अजला में इंतखाबात मुनाकिद हुए, जिसके लिए मजालिस मकामी के नुमाइंदों और एक्स ऑफिशियो अराकीन ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। तीनों मकामात पर वायएसआर कांग्रेस को वाज़ेह अक्सरियत होने के बावजूद तेलुगुदेशम ने गैर जरूरी मुकाबला करते हुए इंतखाबात को नागुज़ेर बनाया है। सुबह से पुरअमन तौर पर चली वोटिंग का अमल खत्म हो गया है और वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान 20 मार्च को किया जाएगा। वायस जिले के जमला मड़गू पोलिंग मरकज में वायस जगन मोहन रेड्डी ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि वायस जिले में वायसर कांग्रेस की अक्सरियत होने के बावजूद तेलुगुदेशम अपने उम्मीदवार मैदान में उतारना बास शर्म है। उन्होंने मजालिस मकामी के नुमाइंदों को लालच देकर तेलुगुदेशम के कायदीन की जानिब से खरीदने का इल्जाम लगाया। उन्होंने रिमार्क किया कि अपोजिशन को वाज़ेह अक्सरियत होने के बावजूद मजालिस मकामी के इंतखाबात के इनेकाद की नौबत ही लाना शर्म से सर झुक जाने वाली बात है। जगन मोहन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले चंद्रबाबू जमहूरियत का खून कर रहे हैं। ఈ స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులందరూ కూడా ఓటర్స్ అందరూ కూడా పార్టీ బీఫాముల మీద పార్టీ గుర్తుల మీద గెలిచిన వ్యక్తులు నెల్లూరు జిల్లా, కడప జిల్లా, కర్నూలు జిల్లా ఈ 3 జిల్లాలలో కూడా వైఎస్ఆర్ పార్టీకి సంబంధించిన గుర్తు మీద గెలిచిన వ్యక్తులు తెలుగుదేశం పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచిన వ్యక్తుల కన్నా చాలా ఎక్కువ. అటువంటి చోట తెలుగుదేశం పార్టీ అదే పనిగా క్యాండిడేట్ను పెట్టింది అని అంటే పెట్టి ఆ తర్వాత వేరే పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచిన ఎంపీటీసీలను, కార్పొరేటర్లను కొనుగోలు చేసి భయపెట్టి ప్రలోభాలు పెట్టి కిడ్నాపులు చేసి ఎలక్షన్లు నడుపుతా ఉన్నారు అని అంటే నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సిగ్గుతో తలంచుకోవాలి. ఇదే కడప జిల్లాలో వైఎస్ఆర్ పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచిన ఓటర్స్ మొత్తం 841 మంది ఓటర్లు ఇవాళ ఉంటే అందులో 521 మంది ఓటర్స్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచిన వాళ్ళు. తెలుగుదేశం పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచిన వాళ్ళు కేవలం 305 మంది. ఎక్కడ 521 మంది అయినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ పోటీ పెట్టి కార్పొరేటర్ల దగ్గర నుంచి ఎంపీటీసీల దగ్గర నుంచి అందరినీ కూడా డబ్బెంత, మీ విలువెంత అని చెప్పి వ్యక్తిత్వానికి లెక్కగట్టి కొనుగోలు చేసి వినని వాళ్ళను కిడ్నాపులు చేసి భయభ్రాంతులను చేసి ఇంత దారుణంగా ఎలక్షన్స్ చేసి నిజంగా ప్రజాస్వామ్యం నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో ఇంత దారుణమైన ప్రజాస్వామ్యంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం బతుకుతా ఉంది అని అంటే నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సిగ్గుతో తలంచుకోవాలి. ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉండి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడవలసిన వ్యక్తి ప్రజాస్వామ్యాన్ని తూట్లు పొడుస్తూ నిజంగా కలెక్టర్ గారు గన రూల్స్ను అధిగమించి నిజంగానే కలెక్టర్ గారు గన చెయ్యకూడని పని చేస్తే మాత్రం ప్రజాస్వామ్యంలో ఇంకా ఒక అడుగు దిగజారిపోయినట్టుగా, వ్యవస్థలు కొలాప్స్ అవుతా ఉన్నట్టుగా క్లియర్ కట్గా కూడా అర్థమయ్యే పరిస్థితి. పైన దేవుడు ఉన్నాడు, ప్రజల గుండెల్లో అభిమానం, ప్రేమ ఇంకా బతికే ఉన్నాయి, మంచితనం ఇంకా బతికే ఉంది. పైనుంచి దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు, ప్రజలు దీవిస్తారు. ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో ఎన్ని కుయుక్తులు పడినా కూడా ఖచ్చితంగా చివరికి న్యాయమే గెలుస్తుంది.
वायसर जिले की मजालिस मकामी के तहत एमएलसी इंतखाबात में तीनों मकामात से वायसर कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। कड़पा एमपी वायस अविनाश रेड्डी ने यह दावा किया है। उन्होंने आज कड़पा मजालिस मकामी के तहत एमएलसी इंतखाब के लिए वोट डाला। उन्होंने कहा कि ये इंतखाब तेलुगुदेशम के गुरूर और आवाम की चाहत के दरमियान मुकाबला है। अविनाश के साथ एमएलए शिव प्रसाद रेड्डी ने भी जमलामड़गु में वोट डाला। याद रहे कि कड़पा मजालिस मकामी के तहत एमएलसी के लिए वायसर कांग्रेस के उम्मीदवार वायएस विवेकानंद रेड्डी है। मजलिस ने पुराने शहर की तरक्की के लिए 5,000 करोड़ रुपए मुख्तस करने की मांग की। अकबर अवैसी ने याद दिलाया कि वायएस राजशेखर रेड्डी ने पुराने शहर की तरक्की के लिए 2,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। Sir, I would recall that in October 2006, the then Chief Minister, Mr. Rajshekar Reddy Saab, had announced 2,000 crores package for the development of all cities. Sir, वो पैकेज 2,000 करोड़ का दिया गया था। थोड़ा सा काम हुआ, बहुत सारे काम वैसे ही रुके हुए हैं, कंप्लीट नहीं हुए। सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा और दरखास्त करूंगा कि पुराने शहर की तरक्की के लिए एक 5,000 करोड़ का पैकेज अगर आप ऐलान करेंगे तो पुराने शहर में और तरक्की आएगी, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। क्योंकि पुराना शहर नेग्लेक्टेड शहर है साहब, कि हर वक्त उसको नेग्लेक्ट किया गया है। वहां के लोग भी चाहते हैं कि वहां पे तरक्की आए, वहां पर भी काम हो, रोजगार के मौके मिले। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये काम हमारे इस मुतालबे पर जरूर करेंगे। नोटबंदी के दौरान जो भारी रकम जीएचएमसी ने जमा की थी, क्या वो शहर की तरक्की के लिए खर्च की गई या फिर उसे यूपी समेत दूसरी रियासतों के इलेक्शन के मकसद के लिए खर्च किया गया? ये सवाल अकबरुद्दीन अवैसी ने ऐवान असेंबली में हुकूमत से पूछा है। So GHMC has achieved a distinction which is higher ever collection of property tax in demonetized currency note among all the municipal corporations in the country in November 2016. The collection works out to rupees 206 crores and the money was deposited with the government. However, sir, I might be wrong. I need a clarification from the finance minister, sir. However, I am told that no funds have been released to GHMC in lieu of demonetized note deposited with the government. Is it right or wrong, sir? If it is, I think it is very unfair, sir. पैसे GHMC प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जमा करी, उसके बाद बोला गया कि सरकारी खजाने में इसको डाला जाए। सारा पैसा सरकारी खजाने में डाला गया, उसके बाद आज तक भी जीएचएमसी को नहीं दिया गया। सही है या गलत है? अगर गलत है, पूरे म्युनिसिपालिटी से हुआ बोल रहे हैं जीवन रेड्डी साहब मुझे। अगर ऐसा हुआ है तो यह गलत है साहब, दिस इज रियली अनफेयर। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह पैसा जल्द अज जल्द वापस दे दिया जाए। अकबर अवैसी ने पुराने शहर के एटीएम मशीनों में पैसों की किल्लत की शिकायत की है। हैदराबाद शहर में एटीएम्स में कहीं पर भी पैसा नहीं मिल रहा है, ज्यादातर एटीएम्स खाली हैं सर। तो सवाल यह है कि कितना पैसा हमारी रियासत से गया था पुराने नोटों की शक्ल में और कितना पैसा हमको मिला। और आज हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन यह बात कही जा रही है कि जितना पैसा था सारा पैसा उत्तर प्रदेश गया था, पंजाब गया था, मणिपुर गया था, उत्तराखंड गया था, वहां इलेक्शंस थे वहां गया था, इसलिए यहां नहीं आया, पता नहीं कहां गया। खैर जहां भी गया हमको इस बात से कोई सरोकार नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी रियासत में भी हमको बराबर पैसा मिले। तेलंगाना में मुहैया किए जाने वाले पुराने पट्टों को तब्दील करके उनकी जगह नए पट्टे जारी करने का हुकूमत मंसूबा रखती है। तेलंगाना के डिप्टी सीएम महमूद अली ने कांग्रेस सरकार ने असेंबली के सवाल पर वजाहत की कि नए पट्टे जिसका साइज छोटा होगा उसकी तैयारी के लिए मुख्तलिफ कंपनियों से बात की जा रही है। कोई भी पट्टा पासबुक अभी तक कैंसिल नहीं करे। पट्टा पासबुक ये आंध्र प्रदेश का जो पुराना है अभी तक वही चल रहा है टाइटल डीड। हाँ, अलबत्ता इसके बारे में गौर कर रहे हैं अध्यक्षा। बिल्कुल हाई सिक्योरिटी जिस तरह भी अपन पासपोर्ट बनाते हैं ना अध्यक्षा, उस तरह के हम लोग देख रहे हैं ऐसे पासबुक बने जो जिस तरह हमारे जीवन रेड्डी साहब भी गए और हमारे राम मोहन रेड्डी साहब भी, क्या वो जेब में आ सके। बड़े इससे पहले बहुत बड़े बड़े पासबुक थे जो जेब में नहीं आ सकते थे। सिन्हा साहब भी बोले कि अगर छोटा पासपोर्ट रहा तो जैसा पासपोर्ट के हिसाब से बनाने के लिए हम तो बहुत से लोगों से, एक मद्रास से भी हमारे पास आए पट्टा पासबुक का लिए, और एक इंपोर्टेड पेपर्स का भी जैसा पासपोर्ट का पेपर आता अध्यक्षा उसी तरह का पेपर भी तैयार करें अध्यक्षा।
तेलंगाना असेंबली में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए इकदाम करने की मांग की गई। कांग्रेस की एमएलए गीता रेड्डी ने कहा कि स्वाइन फ्लू से मुतासिर अफराद सरकारी अस्पतालों में मौसर इलाज की सहूलत न होने पर खानगी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की इलाज के लिए बेहतर सहूलतें फराहम करने की मांग की। మన రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఇది వ్యాపించున్నటువంటి ఒక వైరస్ ఇట్ క్యాన్ బి కంట్రోల్డ్ అండ్ ఇట్ ప్రికాషనరీ మెజర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. లైఫ్ థ్రెటనింగ్ సిచ్యువేషన్కి రాకుండా చూసుకునేకి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే పేషెంట్స్ని మనం ఎర్లీ సిమ్టమ్స్తో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళని హాస్పిటల్స్కి వచ్చేలాగా చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉందన్నమాట. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతున్నారు పేషెంట్స్ మరి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ మీద నమ్మకం లేకనా ఎందుకని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్తున్నారు? మంత్రి గారు నిజంగా మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆల్మోస్ట్ 80 to 90% ఎఫెక్టెడ్ పీపుల్ చాలా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ దగ్గరికి వెళ్తుంటే మరి ఆ పేషెంట్లో ఒక మన డిప్యూటీ సీఎం మహమ్మద్ అలీ కూడా ఉన్నారని చెప్పి విన్నాను. మరి అది ఎంత నిజమో కాదో మంత్రి గారికి తెలుసుంటుంది ఆ విషయాన్ని. లాస్ట్ స్టేజెస్లో వెళ్ళేసరికి హాస్పిటల్లో మరి గాంధీలో ఒక ప్రైవేట్ సెపరేట్ వార్డ్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. అన్ని డాక్టర్స్ని కూడా పూర్తిగా వాళ్ళు అక్కడ అరేంజ్మెంట్ చేశారు. కానీ చనిపోతున్నదనేది చాలా బాధాకరం. वजीर सेहत डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी ने वजाहत की कि सरकारी अस्पतालों में बेहतर सहूलतें फराहम की जा रही हैं और एहतियाती इकदाम भी किए जा रहे हैं। మీరు చెప్తున్నారు మరి ఉదాహరణ ముందే డిప్యూటీ సీఎం గారు ఉన్నారు. కొద్దిపాటి స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చిన తర్వాత కూడా 100% క్యూర్ అవుతుంది అనడానికి మరి డిప్యూటీ సీఎం గారు నిదర్శనం. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే ఉంది. మీరు పేపర్లో వచ్చినట్టు నిమ్స్ హాస్పిటల్ కూడా జాయిన్ కాలేదు, ఇంటి దగ్గరే ఉన్నారు, ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు, జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. కాబట్టి డిప్యూటీ సీఎం గారికి పూర్తిగా కంట్రోల్ అయింది. తర్వాత ఇతరులు కూడా ఎవరు సోకలేదు. అంటే దీన్ని మన చేతిలో ఉంది. మనం కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకొని కంట్రోల్ చేసుకుంటే వ్యాపించకుండా ఉంటుంది, తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది అధ్యక్ష. అట్లాగే నిమ్స్ హాస్పిటల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అధ్యక్ష. నా కాన్స్టిట్యున్సీ జడ్చర్ల పట్టణానికి సంబంధించిన రసూల్ అనే ఒక పేషెంట్ చాలా సీరియస్గా అప్పటికే కాంప్లికేషన్ డెవలప్ అయ్యి స్వైన్ ఫ్లూ పాజిటివ్ ఉన్న తర్వాత వేరే కాంప్లికేషన్ డెవలప్ అప్పటికే లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి మరి హాస్పిటల్లో జాయిన్ కావడం జరిగింది. నిమ్స్ హాస్పిటల్లో పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అందించడం. तेलंगाना हुकूमत एरिया अस्पतालों को अपग्रेड करने का मंसूबा रखती है। मजलिस ने हुकूमत की इस तजवीज़ का खैर मकदम किया और नामपल्ली और चंद्रायनगुट्टा के एरिया अस्पताल में मजीद सहूलतें फराहम करने की मांग की। नामपल्ली एरिया अस्पताल की बेडों की तादाद में इजाफा करने का मजलिस के रुकन जाफर हुसैन महराज ने मुतालबा किया कि एरिया हॉस्पिटल्स के अंदर जैसा मेरे एरिया में एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली आता, उसमें इमीडिएट आईसीयू का आपका प्रपोजल है, मगर अभी तक वो हॉस्पिटल को आईसीयू अभी आया नहीं है सर. उसको इमीडिएट लाना चाहिए सर. और आज डायलिसिस आप जो कह रहे हैं सर, आज के दौर में ये कॉमन डिसीज होते जा रही सर. अगर एरिया हॉस्पिटल में आप डायलिसिस रख देंगे तो मैं समझता हूं कि गरीबों का काफी फायदा होगा. उसके साथ साथ सर मेरे एरिया में 100 बेड का हॉस्पिटल है सर, जैसा कोत्तागुड़म को 250 बेड कर रहे हैं. अगर आप मेरे एरिया को भी अगर 250 बेड का एरिया हॉस्पिटल बना देंगे तो मैं समझूंगा कि बहुत अच्छी बात है. चूंकि मेरे पास डेली अभी 1500 आउट पेशेंट आ रहे हैं साहब. आप रिकॉर्ड मंगा के देखिए, एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली में 1500 आउट पेशेंट आ रहे हैं सर. तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर्स आप पूरे रखिए सर, और पीजी स्टूडेंट्स को भी वहां पे आप पोस्टिंग डालिए, और जो भी टेस्टिंग करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट होती उसको बराबर रखिए ताकि स्कैन की सहूलत हो सकती. इससे पहले के क्वेश्चन में आप जैसा बताए कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अगर एरिया हॉस्पिटल में तमाम फैसिलिटीज रहेंगी तो वहां पे अच्छा होगा. इसी के साथ साथ चंद्रायनगुट्टे में बारकस एरिया हॉस्पिटल है सब, उसमें भी आप सेम फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए. अगर आप ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो मैं समझता हूं बहुत अच्छी बात रहेंगी. पुराने शहर में बस शेल्टर्स तामीर करने का तेलंगाना कानून साज काउंसिल में मुतालबा किया गया। मजलिस के रुकन अल्ताफ हैदर रिजवी ने पुराने शहर में बस शेल्टरों की तामीर करने की मांग की। बहुत ज़रूरत है, वहाँ पर बनाइए. रीज़न ये देते हैं कि वहाँ पर क्योंकि कमर्शियल फीजिबिलिटी नहीं आती तो वहाँ पर बस शेल्टर नहीं देते. तो ये बीपीवी मोड में आप कंपलसरी कीजिए सर कि ओल्ड सिटी में भी कुछ बस शेल्टर्स दिए जाएं, ताकि वहाँ पर भी ठहरने वाले जो लोग ट्रैवल करते हैं वहाँ से न्यू सिटी में आते हैं काम करने के लिए, उनको समर्स में या रेनी सीजन में बहुत प्रॉब्लम होता है. तो वहाँ पर इन चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है. मैं समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों को ओल्ड सिटी में करवाया जाए तो वहाँ पर बहुत कम एवरेज है, बस के स्टॉप ज़्यादा हैं, शेल्टर्स बहुत कम है.
तो मैं आपको आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि ज़रा ओल्ड सिटी में भी बस शेल्टर्स के लिए थोड़ा कोशिश करें सर। वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श केटिया ने पुराने शहर में बस शेल्टर्स की तामीर करने का तयख्खुन दिया। उन्होंने पुराने शहर में सहूलतें फराहम करने के लिए शहर के अरकान असेंबली का इजलास तलब करके पुराने शहर को सहूलतें मुहैया करने का तयख्खुन दिया। గౌరవనీయులు షబీర్ అలీ గారు సూచించినట్టు సిటీ ఎమ్మెల్యేలతో కూడా ఇప్పటికి 3 సందర్భాల్లో మీటింగ్లు కూడా పెట్టినాం। इनफैक्ट आई हैव आल्सो रिक्वेस्टेड, मैं उनसे गुजारिश भी किया हूं साहब कि बस शेल्टरों के वास्ते भी आप अपने सीडीपी के तरफ से भी थोड़ा मदद करें तो भी अच्छा रहता, बल्कि मैं उनको रिक्वेस्ट भी किया हूं। वो लोग भी आगे आए सिटी के एमएलए, फिर मैं एक और बार भी बुला लूंगा और हम बैठ के प्लानिंग भी कर लेंगे। ट्रैफिक के वास्ते अल्टीमेटली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज द ओनली सोल्यूशन सर। मेट्रो भी इस साल चालू हो जाएगा, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज भी हम ही खत्म करेंगे। और जरूर मैं आपको वादा करता हूं जहां जरूरत पड़े बीआरटी, जहां जरूरत पड़े ट्राम की भी हम लोग सोच रहे हैं। तो जिस हद तक हो सका, एक तरफ बस शेल्टरों की, एक दूसरी तरफ बसों की इंप्रूवमेंट करते हुए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ ही साथ, दूसरी तरफ ट्रैफिक के वास्ते भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंप्रूव करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो इंप्रूव करना है, हैदराबाद की शहरियों के लिए जो जितना भी काम करना चाहिए पूरी तरह से करने के लिए तैयार है। उसमें हम एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले रहे हैं। मोहम्मदी नामी खातून पाकिस्तान में फंसी हुई हैं। उन्हें हिंदुस्तान लाने के लिए मजलिस बचाओ तहरीक की नुमाइंदगी पर मरकजी वजारत खारजा ने कार्रवाई शुरू की है। आज सुबह सुषमा स्वराज ने ट्वीट में कहा कि इस बार पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की गई है और हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी सिफारत खाने इस मामले में दरकार कार्रवाई में लगे हुए हैं। खातून के वालिद अकबर और वालदा हाजरा ने जल्द से जल्द उनकी बेटी को हिंदुस्तान लाने की अपील की है। याद रहे कि एक दहाके पहले शेख होने का दावा करके मोहम्मद यूनुस नामी शख्स ने मोहम्मदी नामी हैदराबादी खातून से शादी करके उसे ओमान ले गया। बाद में उसे वहां से पाकिस्तान मुंतकिल करके दोबारा वो ओमान लौट आया, जिसके बाद से लड़की पाकिस्तान में फंसी हुई है और वहां से निजात पाने के लिए मुसलसल वालिदैन को फोन कर रही थी। तकरीबन 10 साल के बाद मजलूम लड़की को राहत मिलने की उम्मीद जागी है। कि जो है मेरी बच्ची वहाँ जो फंसी हुई है, अगर आप उनको छुड़ा लिए यहाँ इंडिया को लेके आए मेरे पास तो बहुत बड़ा शुक्रिया होगा। बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट किया था हमारे सुषमा स्वराज जी से और हमारे अमजदुल्ला खालिद साहब ये लेटर लिखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची से भी रिस्पांस से जरिए माने बातचीत चल रही है और वो इस्लामाबाद जो हाई कमिश्नर जो है, इस्लामाबाद जो हाई कमिश्नर जो ऑफिस है वहाँ से इन्होंने रिपोर्ट तलब किए हमारे सुषमा स्वराज जी, और वो हाई कमिश्नर साहब के पास वो बच्ची को लेके उसके हस्बैंड गया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला वो कुछ कार्रवाई हो रही है। अगर बच्ची हमारी आ गई हमारे सुषमा स्वराज जी से सरपरस्ती में तो इंशाअल्लाह ताला मैं उनके लिए हक में दुआ करूंगा, अल्लाह उनको सेहत दे। बहुत बहुत मेहरबानी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ही कर रहे हैं ना हमारे लिए, हम आवाम के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह अच्छा रखो, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दो आपको, हम गरीबों की बस मदद फरमाए। बहुत परेशानी हुई मेरी बच्ची के लिए, आप जल्द से जल्द कार्रवाई करके मिला दो बस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मैं 5 मार्च के दिन और एक सेकंड मेल किया। मैं मैडम से अपील किया कि गल्फ में अगर कोई फंसे हुए है तो आप मदद कर रही, पाकिस्तान के इशू पे आप क्यों नहीं बोल रहे बोल के हम उनसे रिक्वेस्ट किए। तो यह कल सुबह में मेरे को उनका ट्वीट आया कि आई हैव कॉल्ड फॉर ए रिपोर्ट फ्रॉम इंडियन हाई कमिश्नर बोल के। जैसा ही सुषमा स्वराज जी का ट्वीट आया एक्शन स्टार्ट हो गया इमीडिएट। जो हाई कमिश्नर इन पाकिस्तान है वो लड़की से कांटेक्ट किए, उसको वहां पर जो सियालकोट में, यानी पाकिस्तान में भी बहुत दूर है वो सियालकोट से वो लड़की को इस्लामाबाद लाए। उसका पासपोर्ट रिन्यूअल हो रहा, उसका पासपोर्ट रिन्यूअल का मोस्ट एक्सपेक्टेड के 10-15 दिन में शायद वो लड़की आ जाएंगी और यहाँ पर आके अपने माँ बाप से मिलेगी। एंड आई अगेन पूरी फैमिली की तरफ से, पूरे हैदराबादियों की तरफ से, ऐसे जो खवातीन मजलूमों की आवाज बनके सुषमा स्वराज जी के, इसलिए आई अगेन थैंक यू। दरगाह हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन के सज्जादा नशीन का अब तक कोई पता नहीं लगा है। दरगाह ख्वाजा निजामुद्दीन के सज्जादा नशीन पाकिस्तान के शहर कराची से लापता हुए हैं। सज्जादा नशीन आसिफ निजामी और नाजिम निजामी लाहौर में दरगाह हजरत दातार दरबार पर हाजिरी देने के लिए गए थे। पाकिस्तानी पुलिस ने उनके बारे में लायल में जाहिर की है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने सज्जादा नशीन की तलाश के सिलसिले में पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत की। वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तानी हुकाम से राब्ता किया है। दोनों की गुमशुदगी के बाद
बाद मतजाद इतलात मिल रही हैं। कहा जा रहा है कि सज्जादा नशीन से पुलिस पूछताछ कर रही है और आईएसआई ने उनका अगवा किया है। उधर कराची पुलिस ने कहा कि उन्हें कोई सुराग नहीं मिला है। इधर आसिफ अली निजामी के फर्जंद सज्जाद अली ने दोनों अफराद के लापता होने के बारे में मीडिया से बात की। मेरे फादर की जो बड़ी बहन है वो कराची में रहती है, 90 इयर्स की हैं वो। तो वो दो काम से गए थे, एक तो उनसे मिलने गए थे और उसके बाद उनको जाना था हजरत निजामुल औलिया बाबा के गुरु की दरगाह है बाबा फरीद की, उनकी दरगाह पे प्रार्थना करने जाना था और चादर चढ़ाने। और एक लाहौर में दाता दरबार है, वो भी बहुत पुरानी 1000 साल पुरानी दरगाह है, तो वहां पे भी चादर चढ़ानी थी और वहां दर्शन करने गए थे वो। तो उनसे मिलके वो 13 तारीख को लाहौर गए फ्लाइट से और उसी दिन सेम डे वो बाबा फरीद की दरगाह पे गए, वहां उन्होंने चादर चढ़ाई, दुआएं करी वहां पे। फिर वहां से वो सेम डे में रात को वापस आ गए। 14 तारीख को उन्होंने बाबा लाहौर के अंदर दाता साहब की दरगाह पे चादर चढ़ाई, उन्होंने वहां दुआएं करी। और 15 तारीख को उनका फ्लाइट था वापस आने का कराची लाहौर से। जब वो कराची वापस आने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पे गए तो फादर को तो उन्होंने जाने दिया कि आप फ्लाइट में बैठिए, और जो नाजिम निजामी साहब हैं उनको वहां बाहर रोक लिया कि इनसे पूछताछ करनी है अभी आपसे। और उसके बाद मेरे फादर जो थे वो कराची पहुंच गए बाई एयर, और उन्होंने जो लोग उनको लेने गए थे उनको कॉल करा कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आप मुझे ले। उन्होंने कहा हम बाहर हैं, आप आ जाइए। मगर वो रात को 2 बजे तक बाहर खड़े रहे, वो बाहर नहीं आए। बस लास्ट कॉल जो थी उनकी ये थी कि मैं पहुंच गया हूँ कराची, मगर वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए। मौलाना फरंगी मोहल्ले ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि वो दरगाह हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन के सज्जादा नशीन की तलाशी के लिए खुसूसी दिलचस्पी ले और पाकिस्तान से राब्ते में रहें। हजरत निजामुद्दीन दरगाह से जो 2 हजरात पाकिस्तान विजिट पे गए थे और उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है, ये बड़ा सीरियस मैटर है। और क्योंकि जो भी हालात पाकिस्तान में हैं उनसे भी सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, तो हम ये समझते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज की ये जिम्मेदारी है कि उनके वेयर अबाउट को जल्द से जल्द पता लगाएं, जिससे कि जो सही बात है, जो हकीकत है, वो सामने आ सके। नहीं, हम समझते हैं जो कि जाहिर सी बात है वो इंडियन सिटीजन्स हैं, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई शहरी कहीं लापता है, वो भी किसी बाहरी मुल्क में और वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो उसकी पूरी तहकीक करना और उसको ढूंढ के लाना हुकूमत की और ख़ासकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की हम समझते हैं कि बुनियादी जिम्मेदारी है। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस तरफ संजीदगी से तवज्जो देगी। दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एसएससी इम्तिहानात का आगाज हो गया है। तेलंगाना के सदर मुकाम हैदराबाद में एसएससी इम्तिहान का आगाज हुआ। सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे इम्तिहान का वक्त मुकर्रर किया गया है। इम्तिहानी हॉल में 9:15 बजे तलबा को छोड़ा जा रहा है। फोन, इलेक्ट्रॉनिक अशिया, हत्ता के जूते भी पहन कर जाने से इम्तिहान हॉल में इजाजत नहीं है। निजामाबाद जिला बोधन के कमर्शियल टैक्स महकमे में 65 करोड़ रुपए के स्कैम के मामले में सीआईडी ने पेशरफ्त की है। नकली चालानों के स्कैम के कलीदी मुलजिम टैक्स कंसल्टेंट शिवा राजू को पांडिचेरी में पकड़ लिया गया है। 2-3 दिन में इसे निजामाबाद लाया जाएगा। शिवा कुमार का बेटा सुनील भी इस मामले में मुलजिम है। बाप और बेटे दोनों फरार बताए गए हैं। नामालूम मुकाम पर रहकर उन्होंने जमानत के लिए दरखास्त दाखिल की है। जमानत से पहले ही शिव कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दूसरी जानिब से इस स्कैम से जुड़े 3 अफराद ने पहले ही बोधन कोर्ट में खुद सुपुर्द कर दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 3 अजला में अक्सरियत न रखने के बावजूद तेलुगु देशम का इलेक्शन लड़ना बासे शर्म। जगनमोहन रेड्डी का एमएलसी इलेक्शन पर रद्द अमल। पुराने शहर की तरक्की के लिए 5000 करोड़ मुख्तस करने की मांग। तेलंगाना असेंबली में अकबर अवैसी की तकरीर। पाकिस्तान में फंसी लड़की को हैदराबाद लाने का अमल हुआ शुरू। एमबीटी की नुमाइंदगी पर सुषमा स्वराज ने सिफारती हुकाम से किया कामयाब राब्ता। दरगाह हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन के सज्जादा नशीन का पाकिस्तान में पता नहीं लगा। कराची पुलिस सुराग लगाने में हुई नाकाम। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।